नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी चैनल के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है आओ मंच पर। आओ मंच पर कार्यक्रम में आज हम आपको लेकर आए हैं संभल के संभावित प्रत्याशी AIMIM के संभावित प्रत्याशी मुशीर खान तरीन के पास, जिनसे आज हम बात करेंगे पिछले 30 साल से संभल में कितना विकास हुआ, संभल में किन चीज़ों की ज़रूरत थी, संभल में जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो संभल में लाई गई या फिर नहीं लाई गई, और किस तरह आगे संभल में विकास को लेकर ये देखते हैं। संभल शहर के लोग सभी जानते हैं कि लगभग 30 साल से जो यहाँ पर प्रतिनिधि हम लोग चुनते चले आए हैं, उन लोगों ने क्या विकास किया। संभल के लोग आंखें उठाए हुए हमेशा देखते रहते हैं कि हमारे एरिया में अब विकास होगा, अब विकास होगा। उम्मीद की किरण लगाए हुए होते हैं, लेकिन उनकी उम्मीद कभी पूरी नहीं हो पाती। हमारे एरिया में संभल जो है एक डिस्ट्रिक्ट बना। अभी डिस्ट्रिक्ट का मुद्दा हमारे एरिया में बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसमें रोज़गार भी मिलना था और इसके साथ साथ जो यहाँ पर जो लोग परेशान होते थे, जो लोगों को ऑफिसेज हैं या अदालतें हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये यहाँ के लोग जो हैं महरूम रहे इन चीज़ों से। और उसका नतीजा ये निकला कि यहाँ से मुख्यालय हमारे प्रतिनिधियों ने हटा दिया और मुख्यालय संभल के बजाय वो चंदोसी और बहजोई पहुँचा दिया गया। जबकि संभल की जनता ने बहुत ही ईमानदारी के साथ अपनी जान को जान नहीं समझते हुए रातों दिन एक करके लोगों से मुखालफतें ली, आपस में नाइत्तफाकियाँ पैदा की, भाई भाई से लड़े, लेकिन हर सूरत में उन्होंने सपोर्ट समाजवादी को किया। समाजवादी को सपोर्ट करने के बाद में आप देखिए मुलायम सिंह जी यहाँ से 2 बार MP होकर गए, यहाँ से राम गोपाल जी MP होकर गए, यहाँ से चेयरमैन जो है वो समाजवादी के हुए, और MLA तो जाहिर सी बात है कि लगातार जो है 6 बार MLA यहाँ के लोगों ने चुन के भेजा। लेकिन संभल के लोगों के साथ में इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी की गई कि उनका जो विकास था उसके लिए तरसते रहे। वोट जनता के लिए समाजवादी ने और काम करवाया सैफई में या अपने दूसरी जगहों पर। तो पूरा भेदभाव यहाँ के लोगों के साथ में समाजवादी ने किया, और लेके मुलायम सिंह से और अखिलेश यादव जी और राम गोपाल जी, कोई नहीं बचा। यहाँ के मुकामी जो MLA थे वो नहीं बचे। हर आदमी ने यहाँ पे संभल वालों के साथ में विश्वासघात किया और उनको इतनी बुरी तरीके से उनके साथ में नाइंसाफ़ी की कि आज उसका खुमियाजा हम तो भुगतेंगे ही भुगतेंगे, लेकिन हमारी नस्लें सैकड़ों साल तक उस खमियाजे को भुगतेंगी। और यहाँ से 30 किलोमीटर दूर यहाँ का जो मुख्यालय है वो डाल दिया गया। आज आप देखिए रोडवेज़ संभल में एक छोटी सी जगह है किराए पर, उस पर रोडवेज़ चल रहा है। गजरौले तक ट्रेन जोड़नी थी, वो आज तक नहीं जुड़ पाई। वो अंग्रेज़ी दौर की ट्रेन जो चल रही थी, जो पहले दिन में 2 बार आया करती थी, अब वो दिन में 2 बार की भी ख़त्म हो गई और कद घट गया। यहाँ पे 100 साल पहले की तहसील बनी हुई है संभल, और यहाँ पर 52 साल से ADM साहब और ASP साहब यहाँ बैठा करते थे, और कद को गिराकर इतना हमारे साथ में घोर अन्याय किया गया कि हमारे ADM साहब और जो वो हैं ASP साहब, उनको भी उठा के बैजोई भेज दिया गया। ये हमारे साथ में इंसाफ हुआ है। तो यहाँ के लोग बेइंतहा परेशान हैं, और हमारे लोगों के साथ में जो अन्याय हुआ है यहाँ के जो प्रतिनिधियों ने किया है, उसको संभल की जनता कभी नहीं भुला पाएगी। इसके अलावा आप देखिए अस्पताल की हालत क्या है। अस्पताल बहुत कोशिशों से बनाया गया और अस्पताल की इतनी बुरी दुर्दशा कर दी गई कि ना वहाँ पर डॉक्टर्स हैं, ना वहाँ पर नर्सें हैं, ना वहाँ पर ब्लड बैंक है। अगर कोई बच्चा मरीज़ आ जाए तो बच्चे का इलाज करने के लिए डॉक्टर नहीं है कोई भी, और किसी को अगर किसी का हाथ पैर टूट जाए तो बोन स्पेशलिस्ट वहाँ पर नहीं, मतलब डॉक्टरों का तो कुछ है ही नहीं, अल्ट्रासाउंड मशीनें वहाँ पर नहीं है। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मरा हुआ हाथी की तरह वो एक हॉस्पिटल है। यहाँ पर आप देखिए मेडिकल कॉलेज की कितनी बड़ी ज़रूरत थी, वो मेडिकल कॉलेज कहाँ खोला गया? सैफई में। एयरपोर्ट कहाँ बना? सैफई में। यूनिवर्सिटीज़ कहाँ बनी? सैफई में। तो हमारे साथ में इस तरीके का अन्याय किया गया। किस तरह संभल की परेशानियां दूर हो सकती हैं? देखिए यहाँ पे जो है परेशानियाँ ऐसे दूर होंगी कि हमारे यहाँ पर जो प्रतिनिधि हमने चुनकर भेजे, उनका आप देखिए कि अपने पीरियड में उन्होंने एक
छोटा सा जो वो होता है ये प्राइमरी स्कूल, वो तक वो नहीं खुलवा पाए। और उनकी हालत ये हो गई कि यहाँ से 17 प्राइमरी स्कूल बजाय मिलने के ख़त्म हो गए। तो ये हमारे साथ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब हमारी कोशिश है, मेरी प्रायोरिटी होगी कि इंशाल्लाह यहाँ पर संभल वालों को कॉलेज इंशाल्लाह मैं दिलवाऊँगा। यूनिवर्सिटी जो बहुत बड़ी यहाँ की ज़रूरत है, वो यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह हम लोग जो है लाएंगे यहाँ पर। और हमारी अगर मैं इंशाल्लाह चुन के जाता हूँ और मुझे जनता ने नवाजा और मैं जनता ने जिस तरीके से मेरे ऊपर विश्वास किया है, उस तरीके से मैं अगर मुझे जनता चुनती है तो मैं इंशाल्लाह अपनी जान जो है अड़ा दूँगा यहाँ पर। हर सूरत में अपने लोगों को मैं और मेरी फैमिली ये देखना चाहती है कि संभल का बच्चा बच्चा एजुकेटेड हो, बच्चे बच्चे के हाथ में कलम हो। जब एजुकेशन उन्हें मिलेगी तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ यहाँ की बेरोज़गारी भी ख़त्म होगी, यहाँ की हर तरह की परेशानी जो है वो दूर होगी और तरक्की खुद ब खुद आगे भागेगी। हमें किसी की भीख की ज़रूरत नहीं है, संभल वाले भीख का मोहताज नहीं है, हमें किसी से पैसों की मदद नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कलम की ज़रूरत है। हमारा एरिया उत्तर प्रदेश में सबसे पिछड़ा हुआ एरिया है, सबसे कम एजुकेटेड लोग जो हैं संभल में हैं। और आप बराबर में देखिए चंदोसी जो अभी हमारे सामने की 20 साल पहले की तहसील है, उसमें आप देखिए 71% लिटरेसी रेट है। आप ये बताइए, नवोदय विद्यालय के लिए आपने काफ़ी प्रयास किया, जिस टाइम सपा की सरकार थी, तो वो प्रयास सफल क्यों नहीं हो पाया? वो सफल इस वजह से नहीं हुआ, नवोदय विद्यालय नहीं, केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय जो है वो मेरे भाई के दोस्त थे एम.ए. फातमी साहब, उन्होंने मंजूर करवाया था, नदीम भाई ने कह के करवाया। उसके ऊपर ज़मीन की ज़रूरत थी, ज़मीन हम लोगों ने केंद्रीय विद्यालय के लिए दे दी। इसके बाद उन मंत्री जी ने, जो एम.ए. फातमी थे, उन्होंने ये कहा कि एक फॉर्मेलिटी पूरी होती है, आपके जो प्रतिनिधि हैं वहाँ पे जो एमएलए हैं मौजूदा, उनके पास एक लेटर जाएगा और उसमें लिखा हुआ होगा कि आपके एरिया में केंद्रीय विद्यालय की ज़रूरत है। वो एक लाइन में लिखकर भेज देंगे कि हाँ मेरे एरिया में केंद्रीय विद्यालय की ज़रूरत है। नदीम भाई यहाँ पर आए, उनसे आकर कहा, मिले उनसे, बताया कि ऐसे एक लेटर आएगा, केंद्रीय विद्यालय मैंने संभल के लिए मंजूर करा दिया और उसके लिए ज़मीन भी मैंने दे दी। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप जाइए, मैं इसको लिखकर भेज दूंगा, संतुति लेटर बना दूंगा। अब उसके बाद में जो है वो 2 महीने के बाद में आते हैं, वो मिलते हैं दिल्ली में, तो उन्होंने उसके ऊपर जवाब ये दिया, वो जो मंत्री साहब थे वो कहने लगे, बोले भाई बड़ी गलत बात हुई है यार, तुम्हारे ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं क्या, तुम्हारे जो एमएलए साहब हैं उन्हें कौम से बिल्कुल हमदर्दी नहीं। तो कहा कि क्या हुआ? उन्होंने कहा उन्होंने लिख के भेज दिया कि हमारे एरिया में किसी केंद्रीय विद्यालय की ज़रूरत नहीं है। तो वो केंद्रीय विद्यालय कैंसिल कर दिया गया। आप ये बताइए, ऐसा इंसान जो केंद्रीय विद्यालय जैसा स्कूल, जिसके अंदर सिर्फ 20 रुपए की रजिस्ट्रेशन फ़ीस में पहले क्लास से इंटर तक CBSE का स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल, उसके अंदर बच्चा पढ़ेगा, क्या वो अहमियत नहीं रखता? 15,000 बच्चे उस स्कूल में पढ़ते, किसको फ़ायदा होता? इस कौम को फ़ायदा होता नहीं। कौम का गला काटा, कौम को तालीम से महरूम कर दिया गया सिर्फ़ इस वजह से कि अगर ये कौम पढ़ लिख गई तो ये इनके दरिये कौन उठाएगा, इनके झंडे कौन उठाएगा। इनमें से ऐसे लोग पैदा होंगे जो इनसे मुंह तोड़ जवाब मांगेंगे, इनसे कहेंगे कि बताइए आपने हमारे एरिया में क्या किया, हमारे एरिया में विकास क्यों नहीं किया। इसलिए इनको इस काबिल भी मत बनाओ कि ये कोई हमसे सवाल कर सके। तो इन्होंने इतना बड़ा विश्वासघात इस जनता के साथ, इस आवाम, भोली भाली संभल की आवाम के साथ में ये अन्याय इन्होंने किया। ये अन्याय संभल की जनता किसी सूरत नहीं भुला सकती और वो यहाँ भी उनको इसका जो है इसकी सज़ा मिलेगी और ऊपर अल्लाह के यहाँ जाके भी उनको जवाब देना पड़ेगा कि संभल की जनता ने इतना विश्वास करके उनके ऊपर भरोसा करके और उन्हें चुनते चले आए और उसका जवाब इन्होंने ये दिया कि संभल को तालीम से महरूम कर दिया गया। जबकि हमारे मज़हब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि तालीम हासिल करो चाहे आपको चीन जाना पड़े। तो तालीम तो वैसे भी सुन्नत थी, उस सुन्नत से महरूम कर दिया गया। इस कौम की जो है हाथ काट दिया गया, इसको भीख मांगने का कागार पे छोड़ने वाले हमारे यहाँ के प्रतिनिधि हैं। और मैं इंशाल्लाह ये अपनी जनता से, संभल की जनता से ये वायदा करता हूँ कि मैं और मेरा घर इंशाल्लाह तालीम के लिए हमारे पूरी ज़िंदगी वक्फ़ है। हम करते हैं और करते रहेंगे। और
जो जो संभल की ज़रूरियात हैं, जिसके लिए संभल की जनता मुंह उठाए हुए बैठी होती है, नज़रें लगाए हुए बैठी होती है, इंशाल्लाह उन कामों को मैं करूंगा। संभल की तारीख़ को बदलूंगा। संभल में आने वाले टाइम में ऐसी सियासत इंशाल्लाह होगी कि यहाँ पर जो इलेक्शन लड़ेगा, जो जीतेगा, वो जीतेगा जो विकास करेगा। और संभल की जनता को इंशाल्लाह ये बात सिखाऊंगा मैं कि विकास करने वालों को वोट दे, और विकास अगर नहीं करने वाला हो तो उसको निकाल के बाहर कर दे, उनको मुँह तोड़ जवाब दे, अपने मोहल्लों से निकाल दे। काम कर, मैं क्यों नहीं हूँ, अगर मैं काम करूँ, मैं उनके काम के ऊपर खरा उतरूँ, उनकी सोच पे खरा उतरूँ, तो मुझे अगली बार वोट दे। अगर मैं नहीं उतरूँ तो मुझे भी हटा के एक तरफ कर दे। तो ये मेरी कोशिश है, और मैं इंशाल्लाह एक आने वाला जो अब दूसरा दौर आएगा उसमें इनकलाब आएगा, और इतना ज़बरदस्त सियासत के अंदर तब्दीली इंशाल्लाह आएगी कि लोग विकास वाले को ही वोट देंगे। इस तरीके का माहौल इंशाल्लाह मैं पैदा करूँगा, और अपने एरिया में वो चीज़ें दूंगा जो चीज़ें इन्होंने कभी 30 साल में नहीं बल्कि 75 साल में ये नहीं दे पाए। इंशाल्लाह मैं इनको 5 साल में देकर दिखाऊंगा। आपने विकास की बात की, जीतने की बात की। अब ये बताइए कि ओवैसी साहब की 3 चुनावी रैलियों का यहाँ संभल की जनता पर कितना असर पड़ा है? क्या वोटर्स का रुख बदला है उनकी तरफ? बिल्कुल, क्यों नहीं बदलेगा। ओवैसी साहब को लोग पसंद करते हैं, ओवैसी साहब के लोग दीवाने हैं। ओवैसी साहब को आप देखिए, अभी पिछली बार का जो चुनाव था 2017 वाला, उसमें देखिए आप, रिज़ल्ट आपके सामने है। 61,000 वोट जो है पार्टी को मिले, तो ये अपने आप में एक खुद जवाब है। और देखिए, दूसरी जगहों पर आप कह सकते हैं, लेकिन संभल के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि उनकी रैलियों में आदमी था, लेकिन आदमी जो है वो वोट में तब्दील नहीं हुआ। वोट में तब्दील पहले भी था संभल में, और आज भी इंशाल्लाह वोट जो है वो ओवैसी साहब का ज़बरदस्त तरीके से है। उसका असर क्यों देखने को नहीं मिलता? क्यों नहीं मिल रहा? आप देखिए ना, 61,000 वोट कहाँ से आ गए। मैं तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का जवाब दूंगा, बाकी दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी वाले वो जवाब देंगे, लेकिन मेरे एरिया में तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे एरिया में देखिए आप, 61,000 वोट मेरी पार्टी ने लिए, तो पार्टी का तो असर ज़बरदस्त था। ऐसी बात नहीं है। मैं यहाँ मैं उम्मीद करता हूँ, आप देखिएगा तारीख़ लिखी जाएगी, इतने अच्छे वोटों से, इतने अच्छे मार्जिन से इंशाल्लाह संभल की सीट जीतने जा रही है। लोग देखते रह जाएंगे। यहाँ के लोग जो हैं, जो हमारे विधायक हैं या जो प्रतिनिधि हम लोग चुनते चले आए हैं, उनसे इतना परेशान हैं, इतने धोखे खा चुके हैं कि अब जनता जो है वो कह रही है कि हमारी आंखें बंद थी, वो आंखें हमारी अब खुल गई, हम आगे को धोखा खाने के लिए तैयार नहीं है, किसी सूरत धोखा खाने के लिए तैयार नहीं है। तो आपके हिसाब से ओवैसी साहब जो हैं, मतलब वो इस बार संभल से जीतेंगे? क्यों नहीं जीतेंगे, बिल्कुल 100% जीतेंगे। और क्या उनके इस बार ऐसे विकास के मुद्दे हैं जो संभल की जनता को लगना चाहिए कि हाँ, उन्हें ही हम जिताएं? देखिए, विकास के मुद्दे जो है वो हमारा काम ही विकास करने का है। हमारी पार्टी का आने का मकसद जो है वो विकास का है। लोग कहते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं कि साहब मुसलमानों की पार्टी है। हमारी पार्टी के अंदर ज़बरदस्त तरीके से, अभी कल की बात है, कल भी हमारी पार्टी के अंदर बहुत से हिंदू भाइयों ने जो है वो पार्टी ज्वाइन की है। उसमें पंडित भी हैं, उसमें ठाकुर भी हैं, उसमें जाटव भी हैं, उसमें जो है त्यागी भी हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारी पार्टी में आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। और हमारा मकसद, ओवैसी साहब का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यह है कि अपने एरियो में, अपने देश में, अपने उत्तर प्रदेश में विकास हो। आप देखिए उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसियाँ, या देखिए आप जहाँ जहाँ उनके जो विधायक जीत कर आए हैं, रातों दिन उन लोगों ने एक कर दिए। पार्टी भले ही चाहे सत्ता में नहीं है, लेकिन भले सत्ता में ना होने के बावजूद आप देखिए हमारा एक MLA, एक MP हमारा रातों दिन विकास के काम में लगे हुए हैं, और किसी सूरत कि बिना किसी से डरे, बिना किसी का प्रेशर माने हुए रातों दिन एक करके अपना काम में लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और मैं भी इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि मैं जो आया हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ जनता की खिदमत के लिए आया हूँ। मेरा काम सिर्फ विकास करने के लिए है, और जनता की अगर दुआएं मुझे मिली और उनका प्यार मुझे मिला इसी तरीके से, जिस तरीके से मुझे मिलता चला आ रहा है, तो इंशाल्लाह मैं सारी जनता की जो उम्मीदें हैं उन पे इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह खरा उतरूँगा। और मैं जनता से ये कहता हूँ कि मेरे लिए दुआ करें कि मैंने जिस काम के लिए कदम बढ़ाया है, उस काम में मुझे जो है मेरी उसकी वो काम मेरा पूरा हो, और मैं उन कामों को इस तरीके से पूरा करूँ कि एक इबादत समझकर, एक अपना फ़र्ज़ समझकर जो है मैं उसे पूरा करूँ। लोगों का वोट
लेना सामने वाले के लिए आसान है। वो लोग जिन्होंने वोट लिए अभी तक, उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम वोट लेने के बाद में इसका जो हक है वो क्या है। वो लोग वोट का हक अदा नहीं कर पाए। इंशाल्लाह मैं वोट लेने के बाद में वोट का हक अदा करूँगा, ये मेरा वायदा है आप लोगों से। अब इसके ऊपर एक तो सबसे बड़ी अहम बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिना किए हुए अगर आप वोट देते रहेंगे तो काम करने की ज़रूरत क्या है। मैडम, काम तो इंसान जब करेगा जबकि आप मांगोगे। बिना मांगे हुए आप उनको वोट दे रहे हैं, आप उनको इतने भारी मतों से जिताकर भेज रहे हैं, तो उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो आपके फटे में पैर अड़ाएं। जब मिले यूं तो करेगा क्यों? वोट देती है फिर? क्यों देती है फिर? यूं ही देती है ना कि कोई ऑप्शन नहीं होता उन्हें। कोई ऑप्शन सामने नहीं है तो वो जाहिर सी बात है कि वो कहाँ जाएगी जनता, इस तरफ देना या उस तरफ देना। और फिर ये कि आप ये भी देख लीजिए कि उन्हें विकास करने का तो कोई उनका मतलब ही नहीं है। एक टीवी के इंटरव्यू में उनसे किसी ने सवाल किया था, एंकर ने उनसे पूछा कि भाई आप कि संभल की जनता आपसे बहुत नाराज़ है और इस बार आपको वोट देने के लिए तैयार नहीं है और आपने विकास नहीं किया, तो हंसने लगे। कहा, हंस के जवाब दिया, खिल्ली उड़ाई लोगों की, और ये कहा, बोले घरे तो ये तो मेरे मुखालिफ लोग कह रहे होंगे इस बात को, अगर मैंने विकास नहीं किया तो मैं छठी बार एमएलए कैसे बन गया। तो उनका कहना बिल्कुल सही था, छठी बार एमएलए कैसे बन गए। अब जाहिर सी बात है कि ऑप्शन तो पब्लिक के पास कोई है नहीं, और पब्लिक जो है वो अब ये कह रही है कि हमारी पहले आंखें बंद थी, हमने जो है बिना सोचे समझे हम वोट देते चले आए थे, लेकिन अब जो है हमारी आंखें खुल गई, अब हम उन्हें नहीं देंगे। तो अब सवाल ये है कि जब बिना किए हुए उनको हमने वोट दिया तो वो तो यही कहेंगे कि मैंने तो सारा विकास किया। वो अपनी लाइफ के अंदर ये बता दें उन्होंने विकास के नाम पर एक ईंट कहीं पर संभल में रखी हो। देखिए, रोड बनने का जो काम है वो विकास के काम नहीं होते, वो योजना के काम होते हैं। वो हर जगह, हर शहर में, हर गांव में वो योजनाएं चल रही हैं, वो चलते हैं। लैट्रिन बनने का काम है, वो योजनाओं के तहत है, ये विकास के काम नहीं होते हैं। अगर आपने राशन की दुकान अगर खुली हुई है तो राशन की दुकान के ऊपर जो राशन मिल रहा है वो योजना के तहत मिल रहा है, वो विकास में नहीं आया। आप बताइए, कोई मैरिज हॉल उन्होंने बनाया किसी गांव में, किसी शहर में, कहीं पर उन्होंने कोई पार्क बनाया, कोई कहीं पर उन्होंने स्टेडियम बनाया, कहीं पर उन्होंने कोई अस्पताल बनाया, कोई स्कूल खोला, कोई डिग्री कॉलेज खोला। एक डिग्री कॉलेज इन 70 साल में संभल में जो खुला वो भी हमारी ज़मीन देने के बाद में खोला। तो विकास के नाम पे बताइए आप क्या हुआ। एक ईंट वो उनके पास जवाब नहीं है कि वो दे दें। अब बेहयागी में अगर वो इस तरीके की बात कर जाएं कि वो हमारी ज़मीन दे के हमने जो राजकीय विद्यालय खुलवाया उसको वो कहने लगते हैं कि ये हमने खुलवा दिया। मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी का कैंपस हम लोगों ने जो है खुलवाया, उसको वो ढिठाई से कहने लगते हैं कि हमने खुलवा दिया। तो अब ये चीज़ें जो हैं इसका तो कोई इलाज ही नहीं है। दूसरे का काम को कह दो भाई, उसका कोई सबूत तो है नहीं। तो इस तरीके के बेहयागी के काम जो इंतहाई दर्जे के गिरे हुए इंसान करते हैं, वो गिरी हुई बातें और गिरा हुआ काम जो है वो ये लोग करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीनाजोरी, ये इनका हिसाब किताब है। नहीं, भाजपा की भी सरकार रही और उस टाइम पे एमपी थे सत्यपाल सैनी, तो उस उनके दौर में विकास क्यों नहीं हुआ इन सब चीज़ों को लेकर? क्यों रेलवे लाइन गजरौला से नहीं जुड़ी? देखिए, सत्यपाल सैनी वाले दौर में भी हम लोगों ने धरने दिए, प्रदर्शन किए। हम पहले से ही धरने प्रदर्शन देते चले आए हैं, और सत्य प्रकाश के इतना हमें थोड़ा सा फ़ायदा हुआ कि सत्य प्रकाश जी के पास हम लोग गए, जाके उनसे हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की, धरना दिया रेलवे स्टेशन पर। उन्होंने हमारी बात को सुना, आए वो वहाँ पर, और आके हमसे उन्होंने वायदा किया कि मैं सबसे पहला काम जो है आपका संभल में जो हातिम सराय रेलवे स्टेशन है इसका सौंदर्यीकरण मैं करा रहा हूँ, ये मैं आपसे वायदा करके जा रहा हूँ, और प्रपोजल बना के मैं आपका गजरौले तक की रेलवे लाइन जोड़ने का काम मैं आज से ही शुरू कर दूंगा, ये वायदा वो करके गए। तो उसमें से एक वायदा तो उन्होंने हाथ के हाथ पूरा किया, और रातों दिन एक करके उन्होंने हातिम सराय का सौंदर्यीकरण कराया, इसमें कोई शक नहीं है। जिस आदमी ने जो काम किया हम उसके आभारी हैं, उन्होंने काम किया। और इसके साथ साथ उन्होंने फिर पूरा प्रोजेक्ट बनवा के वहाँ पर दाखिल करवाया, हमें दिखाया उन्होंने। हम लोग गए वहाँ पर, पाक बड़ाव जाकर हमें उन्होंने बुलाया था, हम जाकर देख कर आए। उन्होंने पूरा प्रपोजल वहाँ पर बनाकर भेजा, और पार्लियामेंट में उन्होंने इस सवाल को उठाया, लेकिन अब मंजूर होना ना होना ये
उन्होंने ये कहा कि साहब मैंने तो पहुंचा दिया, बहस की है इसके ऊपर, लेकिन बजट में पास नहीं हुआ, ये मैं इसका जो है माफ़ी मांगता हूँ। तो उन्होंने ये काम किया। इसके अलावा बाकी का जो है फिर वही चीज़ आ जाती है कि विकास के नाम पे तो पूरे एरिया में, चाहे वो भाजपा सरकार हो, चाहे मुलायम सिंह सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो, कोई सी भी सरकार आई संभल के लिए हमें कुछ नहीं मिला। कि आप ये बताइए, मैं एमएलए नहीं, मैं एमपी नहीं, मैं कोई और मुझे सरकारी मदद नहीं, लेकिन इसके बावजूद आप ये बताइए, मैंने और मेरे पूरे परिवार ने संभल का, चाहे सौंदर्यीकरण का काम हो, चाहे संभल के विकास की बात हो, हम लोगों की तरफ से कौन सी कमी रह गई। हम लोगों ने चाहे तालीम के क्षेत्र में कोई बात हो, चाहे आप देखिए अभी हम लोगों ने एक एसडीएम साहब संभल में आए थे, उन्होंने हम लोगों को साथ में लिया, टीम बनाई, कितना बेहतरीन स्पोर्ट्स क्लब बन के तैयार हो गया, कितना बेहतरीन ग्रीन पार्क बन के तैयार हो गया, कितना बेहतरीन जो है आपका 150 बीघा ज़मीन में जो सिरसी से थोड़ा सा पहले एक वो है, उसके अंदर खेल का मैदान भी है, क्रिकेट मैच के लिए खेल का मैदान है, और बहुत से उसके अंदर जो वो है पक्षी विहार वहाँ पर बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो लाखों रुपए हम लोगों ने अपनी जेब से खर्च करके 20,000 पेड़ हम लोगों ने दान दिए, गिफ्ट किए। तो ये सामाजिक लोग साथ में मिलकर, सामाजिक संस्थाएं कितनी सारी साथ में मिली और उन्होंने मिलकर संभल का विकास करने की कोशिश की है। तो हम लोगों का तो जवाब सीधा सीधा से ये है कि जब हम कुछ भी नहीं हैं तब हम लोगों को इतनी फ़िक्र संभल के विकास की है, तो जब हम कुछ हो जाएंगे तो कितनी होगी। चलिए, जैसा कि मुशीर खां तरीन साहब ने कहा कि मतलब वो विकास के मुद्दों पर काम करेंगे और अगर उनकी सरकार आएगी तो काफ़ी हद तक संभल में विकास होगा, सिर्फ कागजी तौर पर नहीं, संभल में विकास होगा। मुशीर खां तरीन और उनके परिवार के लोग बहुत ज़्यादा संभल के लिए एजुकेशन पे बात करते हैं, इन सब चीज़ों पर बात करते हैं, लेकिन जब तक हम उनको एमएलए ही नहीं चुनेंगे तो वो किस तरह इसको सही से कर पाएंगे। तो अगर आप इनको एमएलए चुनते हैं तो हमें लगता है कि संभल में विकास होगा और ज़रूर होगा। टी चैनल के इस कार्यक्रम में आओ मंच पर आज रही बात मुशीर खां तरीन से।